100% क्लियर होगा। और मैं शेयर करूंगा अपनी नोट्स मेकिंग और सिलेबस कवरिंग स्ट्रेटजी, जिससे मैंने ये एग्जाम कंटिन्यूअसली 2 बार क्लियर किया, वो भी 10। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं एग्जामिनर पेपर बनाता कैसे है। देख, पेडागोजी की आपने 4 घंटे की मैराथन क्लास चलाई हुई है, आपने 2 घंटे वीडियो देखी, हिंदी इंग्लिश के लिए भी आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप कर रहे हैं सबसे बड़ी बेवकूफी इस एग्जाम के लिए। आप इस प्लान के साथ जाएंगे और आपने एचटेट क्वालिफाई कर लिया, तो मैं फिर से कह रहा हूं शायद वो आपका एचटेट दीवार पे टंगा रह जाएगा। क्योंकि जबकि लिखिए, एक हफ्ता पहले, एक वीक पहले अगर आपको लगता है कि आप सारा सिलेबस कवर कर देंगे, नहीं, आप घबरा जाएंगे। चाहे अपना पिछला एग्जाम याद कर लीजिए, आप घबरा जाएंगे कि क्या कवर करूं। आप कुछ कवर मत करिए, इस कॉपी को उठाइए और इस कॉपी को 2 बार रिवाइज कर दीजिए। एचटेट एक ऐसा एग्जाम जो आपको हरियाणा में ऑलमोस्ट जॉब गारंटी देता है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम जिसकी सक्सेस रेट साइंस स्ट्रीम के लिए 3 to 4% और नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए 8 to 9% है। यह एग्जाम हजारों एस्पिरेंट्स के गले की हड्डी बन गया है। और सिलेबस भी क्या है, वही जो आप खुद 9th से अपनी मास्टर डिग्री तक पढ़ते आए हैं। यानी कि 8 साल आप पढ़ चुके हैं और शायद आप पढ़ा भी रहे हो, फिर भी 4-5 बार एग्जाम देने के बाद भी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अगर आपका स्कोर बार बार 80 to 90 के बीच में रोल कर रहा है और एग्जाम रिजल्ट के बाद आपको हर बार यह लगता है कि बस ये क्वेश्चन और हो जाता तो मैं भी क्वालिफाई कर जाता, ये 2 क्वेश्चन और हो जाते तो मैं भी क्वालिफाई कर जाता, अगर ये टॉपिक पढ़ा होता तो मैं भी क्वालिफाई कर जाता। तो अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। मैं आर कौशिक ऑन द बिहाफ ऑफ पढ़ाकू बच्चा आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सारी ट्रिक जिससे आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। और मैं शेयर करूंगा अपनी नोट्स मेकिंग और सिलेबस कवरिंग स्ट्रेटजी, जिससे मैंने ये एग्जाम कंटिन्यूअसली 2 बार क्लियर किया, वो भी 10 घंटे की जॉब में, सिर्फ 2.5 महीने की प्रिपरेशन में। सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि जब जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है और आप अपने साथ वालों को 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में जाते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है यार ये मुझसे कहां एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि मैं तो वर्किंग हूं, मैं तो 10 से 12 घंटे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, पेपर मेकिंग, इन्हीं झमेलों में फंसा हुआ हूं। और अगर आप मैरिड वुमेन हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने की सोच रही हैं, तो आपके पास सास फैक्टर, फैमिली फैक्टर, रेज टू द पावर हस्बैंड फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं होगा। तो मान के चलिए कि आप एक टिपिकल इंडियन की तरह आपने अपने साथ साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को भी दूसरों की एग्जाम प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज द टाइम टू चेंज योर एटीट्यूड, क्योंकि अगर अब आपने एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, रण में जाने से पहले अपने दुश्मन की ताकत को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन है आपका दुश्मन, कौन खड़ा है इस एग्जाम में आपके सामने? क्या वो लोग जो आपके साथ एग्जाम देने जाएंगे, या वो लोग जिनसे आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं? जी नहीं, यहां पर आपके सामने खड़ा है HBSC, एग्जामिनर ऑफ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे इस एग्जामिनर की क्या कमजोरियां हैं, ताकि हम एक बेस्ट प्लान डिजाइन कर सकें। लेट्स सी। एग्जामिनर की प्रॉब्लम्स को अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो समझिए हमारे पास बेस्ट प्लान है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर डायरेक्टली पेपर बनाना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं एग्जामिनर पेपर बनाता कैसे है। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है एग्जामिनर के लिए कि यह एक टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, यानी कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं डाल सकता है। हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करना है 150 मिनट्स में, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जिसमें उसे हमें पढ़ना है, सभी ऑप्शंस को चेक करना है, करेक्ट आंसर भी फाइंड आउट करना है और फिर उसे फिल भी करना है। यह बात एग्जामिनर भी समझता है। तो वो कभी भी सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बना सकता, ऐसे ऑप्शंस डिजाइन नहीं कर सकता कि बच्चा सॉल्व ही ना कर पाए, यानी कि पेपर कंप्लीट ही ना कर पाए। दूसरी एग्जामिनर की जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जाम में वही आएगा, आप बार बार उसी की प्रैक्टिस करते रहें। एग्जामिनर को भी पता है कि उसे सभी टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में है। तो अगर आपको 1 या 2 टॉपिक समझ में नहीं भी आ रहा है तो छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, वरना आपका एग्जाम फिर से पीछे रह जाएगा।
थर्ड जो प्रॉब्लम है एग्जामिनर की वो है नो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता है पिछले साल के। क्यों नहीं कर सकता? लोग कहेंगे ये तो फिर से पीछे वाला पेपर आ गया है, ये हरियाणा है, यहां केस कर दिया जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट जो आपको समझना होता है, इन एग्जाम्स के साथ जुड़ी हुई है पॉलिटिकल साख। कोई टीचर, कोई पॉलिटिशियन इस चीज से गवर्नमेंट को गिरा सकता है कि भाई ये तो गवर्नमेंट देखो ऐसे एग्जाम ले रही है, किसी भी बच्चे का क्वालिफाई नहीं हुआ या बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई हो गया, क्या ही लेवल है इस एग्जामिनेशन का, क्या ही फायदा है इस एग्जामिनेशन का। तो 100 फंडे हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है यूज करता है। तो इसका मतलब एग्जामिनर डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता पीवाईक्यू से, जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या पीवाईक्यू का फायदा भी होने वाला है, वो अभी हम आगे बात करते हैं अपने प्लान में। लेकिन सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स देखिए। एग्जामिनर नए क्वेश्चन डिजाइन करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंथी नहीं डाल सकता, सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इन्हीं लिमिटेशंस को याद रख के पेपर बनाया जाएगा और इन्हीं लिमिटेशंस को याद रख के हम अपना प्लान डिजाइन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एग्जामिनर के लिए नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एस्पिरेंट्स के लिए? हर एक एस्पिरेंट एक सोशल स्ट्रक्चर से बंधा हुआ है और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मेंटल चैलेंजेस की बात की जाए, आपने देखा कि कोई इंसान जा रहा है 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में, लेकिन सोच के देखिए वो पढ़ कितनी देर रहा है। 1 आवर उसे जाने में लग रहा है, 1 आवर उसे आने में लग रहा है, 1 घंटा खाना खाने के लिए, 1 घंटा चाय सुट्टा, 1 घंटा मस्ती, 5 घंटे, यानी कि हार्डली 4 to 5 आवर्स से ही वो इफेक्टिव स्टडी कर पा रहा है। आप काउंट करते हैं टोटल आवर्स। जब आप किसी अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं ना, तो आप ये सोचते हैं यार ये तो 10 घंटे के लिए जा रहा है लाइब्रेरी में, सुबह गया था शाम को आया है। आपको देखना है इफेक्टिव स्टडी कितनी देर हो रही है। और इस इफेक्टिव स्टडी का टाइम पीरियड आप वर्किंग होते हुए भी खुद के लिए निकाल सकते हैं। आप एक मैरिड वुमेन होते हुए भी खुद के लिए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम बात करें, फिजिकल इश्यूज की अगर हम बात करें, आपने 3 महीने के लिए अपना प्लान बनाया है, बीच में बीमार पड़ गए, कोई और इश्यू हो गया, तो आपका जो प्रोसेस है वो आपकी फिजिकल हेल्थ की वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिससे आप स्ट्रेस हो जाते हैं और आप बार बार अपना प्लान चेंज करते रहते हैं। तो हमें प्लान ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जो बार बार चेंज ना करना पड़े, क्योंकि जितनी बार आप प्लान चेंज करेंगे, मान के चलिए उतना ही आप खुद का लॉस कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर, हम एक सोशली बाउंड फॉर्म में रह रहे हैं। यहां पर शादियां भी होनी है, यार दोस्त भी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एनिवर्सरीज हैं, बर्थडे हैं, सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्लान को रोकती हैं। और जब आप अपना प्लान बनाते हैं, जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आप इन इश्यूज को सोचते भी नहीं हैं कि जेन्युइनली मुझे किस तरीके से काम करना है ताकि मेरा लॉस कम हो। सबसे मेन इश्यू है ऑक्यूपेशनल। अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए घर का काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चे की परवरिश, हस्बैंड, सास ससुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में आपकी पढ़ाई का नंबर आता है। और अगर कोई आपको हेल्प कर भी रहा है तो क्या पता 10 ताने मार दे, उसके बाद आपका सारा दिन दिमाग खराब रहेगा, फिर से आप फंस गए। तो इसीलिए आप अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं और टाइम निकालेंगे बाद में। पहली सबसे मेजर इशू, अगर आप लड़की हैं, शायद आपके घर वाले आपको शहर में 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठने की जाने दे। बहुत सी जगह ऐसी है जहां से लड़कियों के लिए आना जाना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑक्यूपेशनल सिस्टम भी एक प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप 10 से 12 घंटे जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको निचोड़ के घर भेजते हैं, जिसके बाद आपको लगता है कि यार बस बहुत हो गया, अब मैं रेस्ट करता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूं जिसने कहीं ज्यादा मेहनत करते हुए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में इस एग्जाम को बार बार क्लियर किया है। और मेरी इसी प्लानिंग के साथ बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया है, जिनके मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। इसीलिए मैं यूट्यूब पर यह चीज डाल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं हूं ताकि मुझे व्यूज मिले, मैं इसलिए हूं यहां ताकि किसी को हेल्प मिल सके। जो मैंने फेस किया है शायद वो किसी और को फेस ना करना पड़े। दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन प्लान के बारे में। अगर आप एचटेट दुनिया को दिखाने के लिए क्लियर कर रहे हैं कि हां देखो मैंने क्लियर कर दिया,
तो आपका प्लान अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्लान है एचटेट क्लियर करके और जैसे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस आती है उसमें अच्छे से स्कोर करना। एचटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो एग्जाम होगा उसका स्कोर आपकी जॉब डिसाइड करेगा। तो हमारे पास दो प्लान हैं जिनमें से बेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, हमारा एग्जाम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है हमारा जनरल पार्ट और दूसरा है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जनरल पार्ट जिसमें पेडागोजी 30 मार्क्स कवर करता है, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स कवर करेंगे, मैथ रीजनिंग जीके भी 30 मार्क्स कवर करेगा। अगर आप लगे हुए हैं मैराथन क्लासेस देखने, स्पेशल कोचिंग पे कहीं जा रहे हैं और लगे पड़े हैं, पेडागोजी की आपने 4 घंटे की मैराथन क्लास चलाई हुई है, आपने 2 घंटे वीडियो देखी, हिंदी इंग्लिश के लिए भी आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप कर रहे हैं सबसे बड़ी बेवकूफी इस एग्जाम के लिए। आप अगर विग्रस प्रैक्टिस भी करते हैं ना इन 3 टॉपिक्स की, तो भी आप कहीं ना कहीं 22 से 25 मार्क्स तक पहुंच गएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एग्जामिनर के दिमाग में यह भी है कि मुझे एग्जाम ऐसा बनाना है कि हर बच्चा उसे कंप्लीटली सॉल्व ना कर जाए, तो स्टेटस क्या रह जाएगा एग्जाम का। तो आप हार्डली 22 से 25 तक पहुंच पाएंगे। हिंदी इंग्लिश में आप हद मार के 22 से 23 और मैथ रीजनिंग में 20 से 23। अगर आप ज्यादा भी जा रहे हैं तो आप यहां पर अपना टाइम बहुत खराब करने वाले हैं इसको सॉल्व करने में। अगर आप एक बेसिक प्रैक्टिस रखते हैं, मतलब आप डेली पढ़ रहे हैं से हाफ एन आवर के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर पढ़ा, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो यहां पर मैं आपको गारंटी देता हूं 18 to 19 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। कुछ तो टॉपिक स्पेसिफिक है, जैसे हिंदी है, विशेषण आएगा, संधि आएगी, सर्वनाम आएगा, एक मुहावरा या लकोक्ति आएंगी, 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इन टॉपिक से बन गए। तो बाकी पढ़ो ना पढ़ो, 2 क्वेश्चन और आपको करने हैं, यानी कि 15 में से 5 टॉपिक ये पढ़ लीजिए, 10 के 10 ऑप्शंस में बी भर दीजिए, 3-4 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे, या आधों में बी आधों में डी भर दीजिए। सेम चीज आप इंग्लिश में कर सकते हैं, एक आर्टिकल आएगा, एक वर्ब प्रोवर्ब पे आ जाएगा, मतलब सेम वे से हार्ड एंड फास्ट रूल से भी चलते हुए 17 to 18 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मैथ रीजनिंग में मैं मान रहा हूं कि आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आपने 10-15 क्वेश्चन अच्छे से जो आपको आते हैं वो किए और आपने अपना टाइम बचा के आप आगे बढ़ गए अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो ऑन एन एवरेज ये स्कोर आपका बन जाता है। अगर मैं एवरेज भी लेता हूं तो ये स्कोर बन गया आपका 51, और यहां पर अगर मैं एवरेज लेता हूं तो ये स्कोर बन गया आपका 66। यानी कि अब आपको सब्जेक्ट में यहां पर सिर्फ चाहिए 24 मार्क्स और यहां पर आपको सब्जेक्ट में चाहिएंगे 39 मार्क्स। अगर आप इस प्लान के साथ जाएंगे और आपने एचटेट क्वालिफाई कर लिया, तो मैं फिर से कह रहा हूं शायद वो आपका एचटेट दीवार पे टंगा रह जाएगा। क्योंकि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगी आपके पास अपने सिलेबस को, जो कि मेन है, अगर आप फिलहाल पीजीटी की बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट में जो जॉब आ रही हैं उनमें मोर देन 80% जो सिलेक्शन पैटर्न है वो आपके सिलेबस पर डिपेंड करता है, आपके मेन सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस ही इतनी कर रहे हैं कि बस आपका स्कोर 24 हो जाए, 30 हो जाए और आप क्लियर कर जाएं, तो वह एचटेट सच में दीवार पे टंगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेनली अपने सब्जेक्ट की, तो आपका बेस क्लियर हो रहा है। ये एग्जाम आपको बेस से लेके हाई लेवल तक पढ़ने का मौका देता है और ये आपको हेल्प करने वाला है अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा। मैंने ये प्लान चूज किया था और जिसने भी ये प्लान चूज किया शायद वो 3 to 4% में है। हम 8 लोगों के ग्रुप ने ये प्लान चूज किया एंड वी गॉट 100% सक्सेसफुल। 100% सक्सेसफुल, जिसमें लोग 3 to 4 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें हमने 100% सक्सेसफुल अचीव की। तो ये प्लान बेस्ट है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर हमें सिलेबस में अच्छा स्कोर करना है तो हम करें कैसे, कैसे अपने सब्जेक्ट में हायर मार्क्स हम लेके आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंटेंट को कवर किस तरीके से करेंगे। हमारा कंटेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एग्जामिनर ने हमारे सिलेबस से 60 क्वेश्चन डाले। अब ये 60 क्वेश्चन 3 लेवल्स में होते हैं, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो हार्डली होते हैं 10 से 15, हार्डली 25 क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के मिलेंगे ही मिलेंगे। और मान के चलिए 20 क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो वो आपको इजी मिलते हैं। 20 + 25 45 और 15 आप मान के चलिए कि वो आपके डिफिकल्ट हैं। ये 10 से 15 यानी कि 1-2 क्वेश्चन और यहां पर बढ़ ही जाता है। जो इजी लेवल के क्वेश्चन हैं ये होते हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड।
एनसीईआरटी बेस्ड, वन लाइनर जो आपके टाइम को बैलेंस करते हैं। ये 25 क्वेश्चन है प्रैक्टिस बेस्ड। ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट यहां मारा जाएगा भाई। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस पोर्शन को बड़े ध्यान से करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ही ज्यादातर कैंडिडेट ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं और उन्हें लगता है वो रह गए इन क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि वो ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नहीं, आप रहे हैं इन क्वेश्चंस की वजह से क्योंकि आपने इन्हें प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को भी अच्छे से कवर करते हैं तो 45 मार्क्स यहां पर बन रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने 5 और गलत कर दिए तो आपके मार्क्स बने 40। 51 का हमने पहले आइडिया लगा लिया है नॉर्मल प्रैक्टिस में, जो कि आएंगे ही आएंगे, वहां इससे कम होने के चांस नहीं है। और 40 यहां पर हमारे मार्क्स बन गए 91। अब आप कहेंगे सर ये तो नेक टू नेक कंपटीशन हो गया, अगर बाय चांस 2 नंबर कहीं कम हो गए मैं तो फिर से 89 पे अटक गया, जो कि मैं पिछले 5 साल से अटकता आ रहा हूं। नहीं, अभी मैंने ये क्वेश्चन टच भी नहीं किए। आप इन 15 क्वेश्चंस में, वही मैं कह रहा हूं फिर से, आधों में बी भर दीजिए, आधों में डी, कॉन्टिन्यूअसली 7 क्वेश्चंस में बी भर दिया, 7 क्वेश्चंस में डी। हद मार के 5 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही होंगे, गारंटेड। और पिछले क्वेश्चंस भी जो आपने जर्नल पोर्शन में छोड़े हुए हैं वहां से भी। तो ऑन एन एवरेज आप फाइट कर रहे हैं 97, 98 पर परफेक्टली। यहां पर गड़बड़ नहीं होगी, जेन्युइनली नहीं होगी। बस आपको भरोसा करना पड़ेगा। बार बार प्लान चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कि आपको प्रॉब्लम बताई, एस्पिरेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली 3 महीने इस प्लान को फॉलो ना कर पाया तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है, सेम चीज आपको अपने सब्जेक्ट में भी मिलेगी। ये देखिए, ये मुझे ईयर याद नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है 118, आई थिंक 2018 का ये पेपर है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एग्जांपल आपको बताना है। ये है टाइप, आपको बताना है सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि सॉलिड को सॉलिड के अंदर किसी चीज को मिक्स किया गया है। तो यहां पर आपके पास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल, जिनमें से एक एग्जांपल आपको ऑप्ट करना है। अब एक दूसरे साल का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एग्जांपल आपको दिया गया है और टाइप ऑफ कोलोइडल मिक्सचर आपको बताना है। यानी कि जो यहां पर क्वेश्चन है वो यहां पर ऑप्शन है, और जो यहां पर क्वेश्चन है वही यहां पर ऑप्शंस हैं। यानी कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी नहीं कह सकता कि पिछले एग्जाम की बजाय इस बार टाइम बैलेंस नहीं किया एग्जामिनर ने, और न्यू क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी हो गई, कंसेप्ट भी चेक हो गया। तो एग्जामिन की प्रिपरेशन के लिए आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि क्या पीवाईक्यू रिपीट होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आज तक नहीं हुए तो अब क्या होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन की बात अलग होती है। लेकिन पीवाईक्यू आपको हेल्प कैसे करेंगे, आपको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने में। आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मेन इश्यू तब होता है जब आप देखते हैं कि अरे ये क्वेश्चन मैंने घर पे प्रैक्टिस किया था। तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है जब आप 25 मीडियम लेवल के क्वेश्चन करते हैं, जहां ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। दूसरा, अगर आपका प्लान बाय चांस 10 दिन 15 दिन डिले हो गया, आप सिलेबस कवर नहीं कर पाए, तो मैं आपको बताता हूं आप नोट्स कैसे बनाएंगे। पीवाईक्यूज से नोट्स आप कैसे बनाएंगे जिससे कि आपको एग्जाम में 100% सक्सेसफुल मिलने वाली है सब्जेक्ट में, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ये मैंने एक स्टूडेंट ने 2022 में, मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक स्टूडेंट ने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, उसका लास्ट ईयर जो है वो एचटेट क्वालिफाई हुआ है। तो मैंने उससे बोला कि यार एक बार अपने नोट्स शेयर करो ताकि मैं किसी को और को बता सकूं कि ये जेन्युइनली ये चीज काम कर रही है। क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, विल्सन डिजीज कैन कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल, जिससे लीवर, किडनी और ब्रेन खराब होते हैं। 4 ऑप्शंस थे, उसने क्या किया, 4 ऑप्शंस लिखे, आंसर को टिक किया हुआ है ए। कॉपर और क्या करता है, कॉपर सल्फेट में होता है, रैट किलर, ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। जो बाकी ऑप्शंस हैं, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में इन्हीं की फॉर्मेटिंग हो जाए। अगर आयरन एक्सेस में जमा होगा तो हीमोक्रोमेटोसिस बोलेंगे, ये ब्लड में है, हीमोग्लोबिन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैल्शियम अगर जमेगा तो हाइपरकैल्शीमिया बोलेंगे, मैग्नीशियम अगर जम जाएगा तो हाइपरमैग्नीशिया बोलेंगे। क्लोरोफिल में प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज क्रिएट करता है।
सेम उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, डायपोल मोमेंट, आंसर आपके पास डायरेक्टली है, लेकिन जितनी भी मेन डिटेल्स थी जिन पे और क्वेश्चन बन सकते हैं इन मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो सारी यहां पर मेंशन कर दी गई। अब मान के चलिए आपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो गए टोटल 60 into 5, दैट इज 300 क्वेश्चंस आर देयर। और 300 क्वेश्चंस में अगर 4 ऑप्शंस हैं तो हमारे पास हो गई 1200 इंफॉर्मेशन अबाउट दीज क्वेश्चंस। और अगर 1200 इंफॉर्मेशन हैं और फिर भी आप उम्मीद नहीं करते कि आपको 40 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने प्रैक्टिस की, यानी कि इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके, सिर्फ लास्ट 6-7 इयर्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके प्रॉपरली मैनेज करके, ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे। कंटेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो कैसा टाइम ज्यादा लगेगा? नहीं, आप डायरेक्ट बुक में से देख के लिखिए। एक हफ्ता पहले, एक वीक पहले अगर आपको लगता है कि आप सारा सिलेबस कवर कर देंगे, नहीं, आप घबरा जाएंगे। चाहे अपना पिछला एग्जाम याद कर लीजिए, आप घबरा जाएंगे कि क्या कवर करूं। आप कुछ कवर मत करिए, इस कॉपी को उठाइए और इस कॉपी को 2 बार रिवाइज कर दीजिए। आपको शॉर्ट सक्सेस मिलने वाली है। 100% आप सक्सेसफुल होंगे। यह प्लान हमेशा काम करता है, कर रहा है, एंड आई होप आप लोगों को भी इससे जरूर सक्सेस मिलने वाली है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट का, जहां पर भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके लिए अगर पेड कोर्स ले लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 1000-2000 रुपए में आपको बहुत ज्यादा भयंकर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जो हाई लेवल के 15 क्वेश्चन हैं वो आपको ढूंढ के अपने आप सॉल्व करवाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा और आपको बहुत एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी। हमारी सीरीज है, अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो हमारी सीरीज है PYQ, जिसमें हमने चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस जो PYQs हैं वो सॉल्व किए हुए हैं, और उसमें हमने हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो आप वो देख सकते हैं। फिलहाल वो मैंने YouTube पर प्राइवेट किया हुआ है, बट अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो पब्लिक कर सकता हूं। एक लास्ट चीज जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है वो है आपका फ्रेंड सर्कल। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में 2 या 3 लोग, देखिए आज डिजिटल जमाना है, आप अपने दोस्तों से दूर नहीं है। अगर आपका कोई जेन्युइन फ्रेंड है, आप उसको बोलिए, वो पेडागोजी तैयार करेगा, आप हिंदी तैयार करेंगे। आप हिंदी और पेडागोजी हर रोज आधा घंटा पढ़िए, 10 मिनट एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए, कहानी खत्म। सच में हेल्प होगी। दैट्स ऑल अबाउट एचटेट। ये कोई यूपीएससी का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप क्लियर ना कर पाएं। इसे बस आपकी सोच ने रोका हुआ है, दूसरों के साथ कंपैरिजन ने रोका हुआ है। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। प्लीज ज्वाइन आवर चैनल टू हैव मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।